भाई जो सरकार ने इन 2 साल पीछे काटे, 10 साल पीछे काटे हैं, यह खट्टर सरकार ने साफ गलत बात करी है। इसके बारे में सारे हरियाणा की पंचायत होगी कि 18 तारीख में जींद या फिर आगे और भी हमें कुछ भी कर सका, या तो ये लिए जाए और ये हरियाणा का गला मुकाबला हो जाएगा खट्टर साहब का। जिन्होंने खाप ने पहले ही इनका समर्थन कर दिया, लेकिन आने वाली 18 तारीख को सरोखा पंचायत हरियाणा विभिन्न संगठन मिलकर एक महासम्मेलन करेंगे और इनके समर्थन में एक जोरदार घोषणा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। आज एक बार फिर बात करेंगे पीटीआई टीचर्स की, बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की, जो अपना रोजगार बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस बारे में एक कड़ी ये जुड़ गई है कि श्वेता ढुल, जो कि एक्टिविस्ट हैं, नौकरियों के ऊपर लगातार बात करती हैं, हरियाणा के युवाओं के मुद्दों को उठाती हैं। उन्होंने चुनौती दी है बीजेपी के एक प्रवक्ता को कि वो इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बहस उनसे कर सकती हैं, वो किसी भी बहस के लिए उनके पास आ सकते हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब वो देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि श्वेता ढुल जी का मानना है कि टेलीविज़न डिबेट के दौरान गलत फैक्ट्स पेश किए जाते हैं। श्वेता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। मैम, क्या नौबत आन पड़ी? सर एक्चुअली टेलीविजन डिबेट मैंने उनकी सुनी 2 दिन पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे, और वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि काफी सारे तर्क बहुत गलत तरीके से पेश किए गए। बहुत सारे पॉइंट्स जो रखने चाहिए थे पीटीआई अध्यापकों द्वारा या विपक्ष द्वारा, वो नहीं रखे गए, और काफी सारी चीजें गोलमोल करके सत्ता पक्ष द्वारा, जवाहर यादव जी द्वारा कही गई, जो मुझे लगा कि असल नहीं है, ठीक नहीं है, और इसे गोलमोल करके प्रेजेंट किया गया है और इसको किसी और तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था। तो इसलिए मैंने उनको टीवी डिबेट के लिए चैलेंज किया है। जी। और टीवी डिबेट का जो फॉर्मेट है मैम, मैं छोटी सी बात दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि थोड़ा सा टाइम पीछे चले जाइए, मत कोई ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये प्रवक्ता बनाने वाला भी ज़्यादा चलन नहीं था पार्टियों का, तो टेलीविज़न ये डिसाइड करते थे कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जो आएगा वो जानकार आदमी हो, उसको अच्छा बोलना आता हो, उसके पास अच्छी जानकारी हो, ताकि हमारी डिबेट अच्छी हो, हमारी डिबेट में चिल्लम चिल्ला ना हो, हमारी डिबेट ख़राब ना हो। तो कोशिश ये रहती थी कि जानकार लोगों को बुलाया जाए। जब पार्टियों की तरफ से प्रवक्ता नियुक्त किए जाने लगे तो भी ऐसा नहीं था कि पार्टी किसी भी प्रवक्ता को आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर भेज दे, नहीं, उसमें से भी टेलीविजन ये डिसाइड करता था कि ना, इस प्रवक्ता को कम जानकारी है, इसको बोलना नहीं आता है, हमें वो आदमी चाहिए, उस बंदे को इस बारे में सही जानकारी है। एवं तहलका का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। ये होता था, पार्टी की तरफ से जो नियुक्त प्रवक्ता थे, अगर वो किसी डिबेट के अंदर बिना तैयारी किया जाते थे तो कई डिबेट तक उनको बुलाया नहीं जाता था या कभी नहीं बुलाया जाता था। ये स्थिति होती थी। लेकिन आज की तारीख में पार्टी किसी भी प्रवक्ता को किसी भी मुद्दे पर भेज देती है, वो एक भी कागज बिना पढ़े टेलीविजन के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, घर पे फोन कर दिया जाता है कि बच्चों फलाना चैनल लगा लो, उस पर मैं टेलीविजन पे आऊंगा। उसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसमें सत्ताधारी प्रवक्ता भी हैं बहुत सारे और विपक्ष के प्रवक्ता भी हैं, और इसका नुकसान ये होता है कि जो असली मुद्दा होता है वो गौण हो जाता है और उसका सही पक्ष जनता तक नहीं पहुंच पाता है। इसमें पीटीआई का भी एक एग्जाम्पल है जिसकी टीस श्वेता ढुल जी महसूस कर रही हैं। श्वेता जी, किन किन बातों का एक एक करके सिलसिलेवार जवाब देना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो जैसे कहा जा रहा है कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई और इसमें सरकार की क्या गलती, तो इसको मैं रीफ्रेम करना चाहूंगी कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की नहीं गई, भर्ती रद्द होने दी गई सरकार द्वारा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मैं इसलिए कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट है उसमें साफ साफ लिखा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 साल बाद इन्हें हटाना पड़ रहा है। ये लाइन है, ये आप जाके 85 पेजेस की जजमेंट में कोई भी पढ़ सकता है, एंड में है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसी चीज लिखी है। ये इसलिए लिखी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 एस्केप रूट दिए थे, 2 बार एस्केप रूट दिए थे पूरी जजमेंट में, और ये एक विन विन सिचुएशन थी जिसे सरकार यूज कर सकती थी, जिसे इन 1983 पीटीआई का रोजगार बच सकता था, साथ में 68 पिटिशनर्स को भी रोजगार मिल सकता था।
2 बार पूछा गया कि क्या वैकेंसी है, तो बार बार इन्होंने कहा कि ये डाइंग कैडर है, पीटीआई डाइंग कैडर है, इसे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में बदल गया है, जो कि सच बात है, ठीक है, बदल दिया गया है। लेकिन सरकार के पास ये भी पावर है कि वो नए पद क्रिएट कर सकते हैं। सरकार के पास ये भी पावर है कि वो बैक डेट से नई वैकेंसीज निकाल सकते थे, वो बैक डेट से उसमें और वैकेंसीज ऐड करके निकाल सकते थे। और ये एक डॉक्यूमेंट, ये एक कागज सरकार की तरफ से यदि सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाता तो इन लोगों का रोजगार बच जाता, और ना केवल 1983 का रोजगार बचता, 68 जो पिटिशनर्स हैं उनको भी रोजगार मिलता। जी, ये कैसे हो पाता मैम? अच्छा, एक चीज और है कि जो ये 1983 हैं, ये वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट ही भर्तियां हैं, तो सरकार के लिए इनको दिखाने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसमें पिटिशनर्स भी एडजस्ट हो जाते, कैसे मैम? इसमें पिटिशनर्स एडजस्ट, मैं आपको कह रही हूँ ना, एक्स्ट्रा पोस्ट क्रिएट कर सकते थे, ये बैक डेट से क्रिएट कर सकते थे, ये 2006 से क्रिएट कर सकते थे। सरकार के पास ये पावर होती है, अभी भी कर सकते हैं। अभी इस फैसला आने के बाद ये ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, जब भी विधानसभा बैठेगी उसमें ये एक्ट पास कर सकता है, और मुझे लगता है विपक्ष भी इसमें साथ देगा। कोई इसमें मैम, इस जजमेंट में कहीं भी भर्ती के बारे में फ्रॉडुलेंट किसी तरह के करप्शन या जालसाजी के किसी तरह के आरोप का जिक्र है जजमेंट में? सबसे पहले मैं सबको एक चीज बताना चाहती हूं कि जजमेंट में कहीं पे भी किसी के ऊपर भी मैलाफाइड की कोई भी एप्लीकेशन ना तो दायर हुई, ना मैलाफाइड डिस्कस हुआ केस, मतलब किसी की इंटेंशन मैलाफाइड थी। ये प्रेयर ही नहीं थी, ये कोई आरोप ही नहीं था पूरी जजमेंट में, राइट। पूरी जजमेंट एक ही चीज के ऊपर ये जजमेंट आई है, वो है क्राइटेरिया चेंज किया गया, क्राइटेरिया रिवील नहीं किया गया, भर्ती क्राइटेरिया, कि आपका 25 नंबर का इंटरव्यू था, आपने उसे 30 नंबर का इंटरव्यू कैसे कर दिया। और आपने ये 30 नंबर का इंटरव्यू किया तो आपने अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन मतलब रिजल्ट से पहले क्यों नहीं बताया। ये केवल एक, इसके ऊपर पूरी ये भर्ती रद्द हुई है। इसलिए जो भी सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि ये अयोग्य हैं, ये इनके मार्क्स ठीक नहीं थे, ये मार्कशीट पुरानी लेके आए हैं और मार्कशीट कहीं और से बदल के आई हैं, और ये सब कुछ, ये सारे निराधार हैं। ऐसा जजमेंट में कहीं नहीं लिखा गया है। जजमेंट केवल एक ही चीज पे आई है, और बार बार ये चीज 6-7 बार कही गई है कि क्राइटेरिया रिवील नहीं किया गया, क्राइटेरिया छुपाया गया, क्राइटेरिया रिजल्ट के साथ रिवील किया गया, केवल ये चीज है। मैम, क्राइटेरिया छिपाया गया, क्राइटेरिया रिवील नहीं किया गया, क्या आज किया जाता है मैम, खासतौर पे एचपीएससी की भर्तियों में? अगर वो आधार भर्तियां रद्द होने का हो सकता है, क्या आज की भर्तियों को रद्द करने का आधार ये बन सकता है? ऐसे आरोप हैं आज की भर्तियों में, इस सरकार की भर्तियों में। यही बहुत बड़ा एक तर्क है कि बार बार जवाहर यादव जी डिबेट में आते और कहते हैं कि हम न्याय प्रिय हैं, देखो हमने न्याय किया है, हम न्याय के साथ हैं, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा सब कुछ नहीं। यदि आप न्याय प्रिय हैं तो आप डिबेट कीजिए और मुझे जवाब दीजिए कि नायब तहसीलदार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 2 लिस्ट निकल चुकी हैं, उनमें भी क्राइटेरिया रिवील नहीं किया गया, उनमें क्राइटेरिया छुपाया गया, रिजल्ट के साथ भी रिवील नहीं किया गया। आरटीआई लगाई है, एक अभ्यर्थी है सिरसा से, उनको आरटीआई में जवाब दिया गया कि कॉन्फिडेंशियल है, वी कैन नॉट रिवील द क्राइटेरिया। ट्रिब्यून बार बार पहुंचा है कमीशन के पास, द ट्रिब्यून, दैनिक ट्रिब्यून ने बार बार पूछा है, तो दैनिक ट्रिब्यून को कहा गया एचपीएससी क्राइटेरिया रिवील नहीं करेगा, ये कॉन्फिडेंशियल है। क्यों काहे कॉन्फिडेंशियल, क्यों कॉन्फिडेंशियल? मतलब आप लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि आपका सिलेक्शन किस आधार पे हो रहा है और आपको भर्ती से बाहर किस आधार पे किया जा रहा है, आपको आपके मार्क्स बताना, ये कॉन्फिडेंशियल है। और ये कोर्ट के आदेश की कॉपी है मेरे हाथ में। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे आदेश दिया था कि पारदर्शिता बरती जाए भर्तियों में, लेकिन नहीं मानी गई। और एक मेरे पास जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ट्रिब्यून की एक कटिंग है, मैं वो भी दिखा देता हूं दर्शकों को। ये स्पष्ट लिखा गया है कि एचपीएससी स्टॉप्स डिस्प्लेइंग इंटरव्यू एंड पर्सनल अचीवमेंट मार्क्स। ना तो ये बताया जा रहा है कि पर्सनल अचीवमेंट में क्या किस चीज़ के मार्क्स दिए जा रहे हैं और ना ही इंटरव्यू के नंबर दिए जा रहे हैं। जी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी नायब तहसीलदार का ही सर, कि क्राइटेरिया यहाँ पे भी चेंज हुआ। पहले पेपर यहाँ पे 2 आने थे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, फिर बाद में कोरिजेंटम आता है कि पेपर 1 आएगा, एमसीक्यूज आएंगे 100, फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इसमें मांगी जाती है ग्रेजुएशन, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे कहते हैं कि तुम्हारी
तुम्हारे पीएचडी कर रखी है कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है कि नहीं, स्पोर्ट्स का कुछ कर रखा है कि नहीं, क्योंकि उनके भी अंक जुड़ेंगे। तो कुछ मेरे जैसे अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जो हायर एजुकेशन फील ही नहीं करते, क्योंकि उसकी मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन मांग रखी है, तो हायर एजुकेशन लिख के क्या करना है, एग्जाम ही देना है, इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू में बता देंगे, राइट। और आरटीआई में ना देने के बाद जो पूरा प्रेशर बना तो क्राइटेरिया रिवील किया गया, उसमें भी सिग्नेचर नहीं है नीचे किसी के, तो वी डू नॉट नो। तीसरी चीज, इंटरव्यू कॉल लेटर में एक्सपीरियंस का जिक्र किया गया, लेकिन एक्सपीरियंस के कहीं पे भी मार्क्स नहीं जुड़े, जबकि कहा गया कि एक्सपीरियंस क्यों लिखा फिर। और एक और इसमें यहाँ पे रिटर्न टॉपर 95.70 जिस अभ्यर्थी के अंक हैं 100 में से, ओ माय गॉड, वो फेल है, रिटर्न टॉपर, वो लड़का फेल है जी। और जी रिटर्न टॉपर फेल है। आप यहाँ पर पीटीआई के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं, तो अपने गिरेबान में झांकना क्यों भूल गए। रिटर्न टॉपर यहाँ पे फेल है और ईबीपीजीसी के अंतर्गत फॉर्म ही नहीं भरवाए गए, लेकिन ईबीपीजीसी के अंतर्गत 4 रिजल्ट आए हुए हैं नायब तहसीलदार में। पेपर लीक इनका हुआ, जिस कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरवाए गए वो रिजल्ट आ रहे हैं, क्राइटेरिया रिवील यहाँ पे भी नहीं किया गया। तो इतनी न्यायप्रिय और इतनी जबरदस्त ऐसी छवि के साथ आप कैसे पीटीआई के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। नायब तहसीलदार का आपने जिक्र किया, मैं साथ ही साथ एक और मेरे पास खबर है, उसकी कटिंग और दर्शकों को दिखा देना चाहता हूं। ये एचपीएससी की ही भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इसमें कई भर्तियों का जिक्र है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो टॉपर्स हैं उनको तो निकाल दिया गया, और जो मीडियोकर है, मतलब उनसे कम मार्क्स वाले हैं, उनको सिलेक्ट कर लिया गया इंटरव्यू में कम नंबर देके। और ऐसी बहुत सारी हैं, ये तो एचपीएससी की मैंने दिखाई, ये एचएसएससी की है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है, एक भर्ती का तो इसमें जिक्र किया गया है, पीडब्ल्यूडी B&R विभाग के जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की ये भर्ती है। इसमें जो 114 नंबर जिनके आए थे उनको तो 23 नंबर दिए गए, और जिनको 132 नंबर आए थे रिटन टेस्ट में उनको 12 नंबर देके बाहर कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें नाम के साथ जिक्र किया गया है, बहुत सारी भर्तियों में ये जिक्र है। ये देखिए, एक स्टाफ नर्स की भर्ती है, इसमें भी यही आरोप लगे हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं, ये तो कुछ पुरानी कटिंग्स है जो मैंने सहेज के रखी हुई है। ये बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें पेपर लीक हुआ है, बहुत सारी भर्तियों में पेपर लीक हुआ है, पानीपत से रैकेट पकड़ा गया है, रेवाड़ी से, और बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जिसमें क्वेश्चन गलत किए गए, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए गए, और रिव्यू करवाने के बावजूद, रिव्यू के बाद भी उनको सही नहीं किया गया। डीसी रेट की भर्तियों पे भी ऐसे ऐसे आरोप हैं। तो ये जो आरोप है मैम, क्या अब ये आधार बनता है जो ये बार बार कह रहे हैं कि इन सिलेक्टेड पीटीआई को दोबारा पेपर देने में क्या हर्ज है? क्या कोई व्यवस्था बदली है कि भाई वो दोबारा पेपर दे के आश्वस्त हो जाएं कि अब की बार तो सब कुछ पाक साफ होगा? सर, दोबारा पेपर देना, पहली बात तो दोबारा पेपर दें क्यों? क्या कोर्ट ने इन्हें गलत माना है? क्या कोर्ट ने कहा है कि ये फ्रॉड हैं, या इन्होंने कुछ गलत प्रमाण पत्र, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की कोई डिग्री फर्जी कुछ दायर की है? कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पहली बात तो पेपर क्यों दें। दूसरी बात, गलती नहीं है, गलती जिसकी है, कमीशन की गलती है या जिसकी गलती है, उन्हें जाके पकड़ें। इनके ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों? तीसरी चीज, मान लीजिए पेपर देने की नौबत आती है, तो पेपर कैसे दे सकते हैं? 50 से ऊपर के कई तो हो गए हैं कैंडिडेट्स, 40 कैंडिडेट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी जगह कौन पेपर देगा? और भी बहुत सारी चीजें, जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाता है, आपके ऊपर इतने कार्य, बाकी सारी चीजें, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ आ जाती हैं, दोबारा पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये सारी चीजें हैं। साथ में अब सबसे इम्पोर्टेंट कि जब कार्यशैली ही नहीं चेंज हुई है, तब तो फिर भी भर्ती क्राइटेरिया रिजल्ट के साथ रिवील कर दिया था। अब तो आरटीआई लगाने पर, बार बार मांग करने पर, आंदोलन करने पर, मीडिया के बार बार पूछने पर तब भर्ती क्राइटेरिया रिवील करते हैं। वो भी अब एकेडमिक और इंटरव्यू मर्ज कर दिया है, पता ही नहीं चलने देते हैं एकेडमिक में कितने दिया है, इंटरव्यू में कितने दिया है, कैसे दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं। कहाँ है पारदर्शिता? किसी के नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, रिवाइज्ड की नहीं आती हैं, रिवाइज्ड की आ जाती हैं उसमें भी गलत क्वेश्चंस रहते हैं। 1.5-2 साल से पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट में केसेस। सिर्फ एक ग्रुप डी का एक एग्जांपल दूंगी कि इन्होंने मार्क किया हैज बीन, आंसर है हैव बीन। सिर्फ इस हैव बीन को करवाने के लिए 1.5 साल से एक अभ्यर्थी कोर्ट में केस, कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं।
तो लड़ते ही रहेंगे ये तो। अब कौन सा फूल प्रूफ सिस्टम हो गया है कि बस अब तो बिल्कुल जो योग्य हैं वही चुने जाएंगे। ये तो मतलब कहते हैं कि ग्राम पंचायत का मुखिया राष्ट्रपति होता है। 1 और 1 11 होने का मतलब इन्होंने 1 और 11 का मतलब इन्होंने गायब होना बताया है, एकता में बल नहीं बताया है। ऐसे ऐसे पगड़ी उतारने का मतलब सेवा करना बताया है। बहुत सारे जब मैं इन भर्तियों की रिपोर्टिंग करता था, पत्रकारिता करता था, उस दौरान ऐसे बहुत सारे मामले थे और कोर्ट में गए थे। कोर्ट में तो एक लड़की का केस है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, अगर उसको आप पढ़ लेंगी तो इस पूरे के पूरी भर्ती प्रक्रिया अपने आप सिर्फ एक ही केस में एक्सपोज हो जाती है। उस केस का मैंने बार बार जिक्र किया था और मैं एक जिक्र और कर देता हूं। जो ये बार बार इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू का प्रेम इस सरकार में जितना दिखा है इतना शायद कभी नहीं दिखेगा आने वाले टाइम में, या पहले कभी नहीं दिखा होगा। क्योंकि हम लोग बार बार मान के चलते हैं, ये राजनीतिक टिप्पणी मान लीजिए और मैं श्वेता जी को इस टिप्पणी से अलग ही रखना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी को बार बार बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो प्यादे हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया ये तो उनको नतमस्त होकर तमाम चीज़ों को मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक इंटरव्यू ऐसी चीज़ है जहां पर मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से ऐलान किया था कि हम लोग ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर मन की बात में उन्होंने इसका जिक्र किया और फिर 31 दिसंबर 2015 को उन्होंने ऐलान कर दिया कि कल 1 जनवरी 2016 से पूरे देश में केंद्र की भर्तियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म। और उसके एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप बी की भी बहुत सारी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया। और राज्य सरकारों को बार बार लेटर लिखा गया कि आप लोग भी अपने यहां पर ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कीजिए। बार बार लेटर लिखने के बावजूद, मुझे एग्जैक्टली जो डेट याद है वो मार्च 2017 तक भी 3 DO PMO की तरफ से लेटर राज्य सरकारों को, जिसमें हमारी यहां की खट्टर सरकार भी है, उनको लिखे जा चुके थे, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू खत्म नहीं किया। उसके बाद फिर लेटर लिखे गए, इन्होंने इंटरव्यू खत्म नहीं किया। जब लगभग तमाम भर्तियां इस सरकार की पूरी हो चुकी थी, उसके बाद जाके इन्होंने इंटरव्यू खत्म किया है। और ये लोग इंटरव्यू के ऊपर सवाल उठाते हैं, और इंटरव्यू के तो मेरे पास इतने सबूत हैं जो इंटरव्यू के नाम के ऊपर तमाम वही आरोप इस सरकार के ऊपर लगते आए हैं जो आरोप ये PTI के ऊपर लगा रहे हैं। मैम, कुछ आखिर में जोड़ना चाहेंगे आप इस भर्ती को लेके, क्या रास्ता हो सकता है? मैं यहाँ पे ना सर, इसमें ना 3 डायमेंशंस हैं, मैं उसके ऊपर डिस्कस करना चाहूंगी। पहला, ह्यूमैनिटेरियन, लीगल, पॉलिटिकल। यह भर्ती पूर्ण रूप से राजनीति का शिकार हुई है। इस भर्ती में इन पिटिशनर्स और PTIs को कोर्ट के लेवल पर ही राहत मिल सकती थी, जो कि नहीं ली गई, क्योंकि पिछली सरकार पर दोषारोपण करना था। पॉलिटिकल एंगल फर्स्ट। दूसरा, लीगल जो है, लीगल रास्ता, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का तो मतलब बनता ही नहीं है अब दोबारा रिव्यू डालने का, क्योंकि कोरोना काल में इतने केसेस पेंडिंग हो गए हैं तो इनकी सुनवाई होना बड़ा मुश्किल है, होगी भी नहीं मेरे ख्याल। तो दूसरा ये है कि ऑर्डिनेंस निकाले सरकार, इनको किसी भी तरीके से बहाल करवाए, और करवा सकते हैं, ये लेजिस्लेचर की पावर होती है, और बाद में एक्ट पास करवा लें जैसे ही विधानसभा बैठती है। ठीक। तीसरी जो चीज यहाँ पे मैं जवाहर यादव जी का भी जवाब देना चाहूंगी कि वो बार बार ये कहते हैं यदि हम गलत है, सरकार गलत है, तो हमारे खिलाफ कोर्ट चले जाओ। तो इनको भी मैं कहना चाहती हूं कि आप थोड़े संवेदनशील रहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। मैं ये ऑन एयर आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूं कि ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। अभ्यर्थी हैं, हरियाणवी हैं, युवा हैं, हरियाणा के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, राइट। तो हम यदि शिकायत करेंगे, आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो सरकार से ही करेंगे, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शिकायत करते हैं, शिकायत करता है तो उनकी सुने, यदि उसमें कुछ सच्चाई है, फैक्ट है तो उसको सुधारें, और यदि हम कोई गलत चीज बोल रहे हैं तो हमें समझाएं, आग्रह लेके आए तो उसे सुने, और यदि उसमें कोई क्या कहते हैं बेस है, कुछ है, सब्सटेंस है, तो उसके ऊपर कार्य करें। ये तरीका नहीं होता है कि जाओ जाके केस कर दो कोर्ट में, जाओ हम गलत है तो जाओ कोर्ट में चले जाओ, ये कोई तरीका नहीं होता। और आप खुद जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बच्चे कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और आप कोर्ट में जाते हैं तो आप हरियाणा सरकार ही गलत फैक्ट दे रही है,
जैसे कि ये कहा गया था कि हमने इन्हें नौकरी से नहीं निकाला है, जबकि निकाल चुके थे। एजी हरियाणा ने ये सबमिशन दी थी कोर्ट में। पहले से इतने केसेस हैं, अगर कोर्ट केस को निपटाने का या कोर्ट में चीज़ों को निपटाने का इतना शौक है तो उनका जवाब दे दीजिए। इतनी सारी भर्तियां साल दर साल लटक के पूरी हुई हैं और बहुत सारी भर्तियां आज भी लटकी पड़ी है। क्यों? आपके वकील जाके जवाब तक नहीं देते हैं, पंचकुला से चंडीगढ़ तक उनसे जाया नहीं जाता है। अगर कोर्ट केस का ही इतना शौक है तो श्वेता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं सर, एक और चीज जवाब नहीं देते हैं, कॉस्ट लगती रहती है, फाइन लगते रहते हैं, फाइन पे फाइन लगते रहते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि हमें थोड़ा और टाइम दीजिए, समय दीजिए और हम इसका ये करेंगे। तीसरी चीज सर, ये मैंने लीगल एंगल बताया, पॉलिटिकल ह्यूमैनिटेरियन एंगल। आप संवेदनशील हैं यदि इन अभ्यर्थियों के प्रति, आप यदि सच में चाहते हैं कि इनके परिवार बचे, इनके घर से इनका रोजगार ना छिने, तो आपके पास रास्ता है, आप वो रास्ता अपना सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप यदि डिबेट में आते हैं तो वो संवेदनशीलता आपकी बातों में भी झलके जी। और खास तौर पे टीवी वाले, आप लोग तय करिए। ये सच में ही मेरे टीवी वालों से भी अपील है कि किसी पार्टी ने कोई प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको, श्वेता ढुल जी कम से कम ऐसे मसलों के ऊपर, शायद हरियाणा में इनसे ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया होगा, ऐसे मसलों के ऊपर आप इस तरह के एक्सपर्ट्स को बैठाइए, बुलाइए, ताकि टीवी वालों को भी पता चले कि असलियत क्या है। मतलब ये टॉस करना नहीं होता कि जी एक बार बीजेपी वाले आप झूठ बोल लो, एक बार कांग्रेस वाले आप झूठ बोल लो, एक बार इनेलो वाले आप झूठ बोल लो, एक बार जेजेपी वाले आप झूठ बोल लो, और ये सारी झूठ मतलब जनता ने सुना दो। जो सबसे ज्यादा और बढ़िया तरीका अच्छे शब्दों में झूठ बोल लेगा उसकी जीत हो जाएगी। डिबेट का कोई मतलब निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। यह खट्टर सरकार ने साफ गलत बात करी है। इसके बारे में सारा हरियाणा की पंचायत होगी। 18 तारीख ने जींद या फिर आगे और भी हमें कुछ भी कर सका, या तो ये लिए जाए, ये हरियाणा का गला मुकाबला हो जाएगा खट्टर साहब का।